नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह, बौद्धाचार्य, अध्यापक, मथुरा, उत्तर प्रदेश से। साथियों, आज का जो दिन है वो बहुत ही विशेष दिन है। मैं उसके इतिहास पर आऊँगा। इससे पहले कल के इतिहास पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूँगा। 22 जनवरी को, हालांकि कल एक और नया इतिहास बना दिया गया है, धर्म का एक इतिहास बन गया है और उस पर ज़्यादा चर्चा मेरा करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो कल के जो एक्चुअल इतिहास है उस पर बात करूँगा। हालांकि कल के कार्यक्रम पर तमाम नेताओं ने, पॉलिटिकल नेताओं ने अपने अपने विचार दिए, क्योंकि कार्यक्रम भी पॉलिटिकल था। उसे हम धार्मिक रूप से तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि न तो राम मंदिर का निर्माण अभी पूरा हुआ है और ना ही कल का कोई पंचांग के अनुसार या जो इनकी वो होती है, क्या नाम है, जंत्री मंत्री होती है, उसके अकॉर्डिंग कल का जो समय था, शुभ समय है ना, जो शंकराचार्य होते हैं, पुरोहित होते हैं, पुजारी होते हैं, उनके कारण कल का समय कोई सही समय भी नहीं था। इसलिए सभी नेताओं ने, शंकराचार्यों ने इसको एक राजनीतिक स्टंट का नाम दिया और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। सभी नेताओं ने अपनी बात रखी। अखिलेश यादव जी ने कहा मैं 22 तारीख को नहीं जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा। दर्शन ही तो करने हैं, दर्शन तो हम कभी भी कर सकते हैं। कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया कि हमें जाना नहीं है। बात करें बहन कुमारी मायावती जी, तो उन्होंने कहा कि समय मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं मिल जाएंगे। और उनको शायद समय नहीं मिला, कल तो वो नहीं आ पाई, पार्टी का काम व्यस्त है। इस समय वो अकेले चुनाव के लिए जा रही हैं, तो काम बहुत है। पार्टी को जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ाना भी है, चुनाव की तैयारी बहुत तेज़ी से करनी है, समय कम रह गया है, इसलिए उनको समय नहीं मिला, वो नहीं आई। तो इस तरह से खैर बातें बहुत सारी हैं, है ना। तो मैं कल के एक्चुअल इतिहास पर आना चाहूँगा पहले कि कल का इतिहास क्या है। 22 जनवरी को साथियों इस देश की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। जो इस देश की प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। और जैसी इसकी प्रस्तावना है इस देश की, मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई प्रस्तावना होगी। अगर प्रस्तावना ही इस देश में लागू हो जाए, केवल संविधान की प्रस्तावना लागू हो जाए, तो इस देश के हक वंचित लोगों को हक मिल जाएगा। पहले मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगा प्रस्तावना में क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इन दोनों चीजों को आप समझिए सर, मैं सम्मानित हो कि धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भारत में है तो कल का कार्यक्रम देश पर क्यों थोपा गया, ये बड़ी बात है। ये तो भाई हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम किया था, तो उन्होंने थोपा तो कार्यक्रम। हर एक व्यक्ति को अलग अलग अपनी धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा यानी सम्मान और अवसर की समता यानी सबको समान अवसर मिलने चाहिए। लेकिन क्या इस देश में सबको समान अवसर मिल रहे हैं? सबको समान अवसर नहीं मिल रहे हैं साथियों। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा को सर्वोपरि माना गया है हमारे संविधान में। लेकिन यहां क्या हो रहा है, एक व्यक्ति को ऊंचा और एक व्यक्ति को नीचा, एक व्यक्ति जन्म के आधार पर ऊंच और एक व्यक्ति जन्म के आधार पर नीच। तो गरिमा कहां रह गई इसमें देश साथियों? राष्ट्र की एकता, अखंडता, जब गरिमा नहीं है, धार्मिक प्रतिनिधित्व है, तो फिर एकता कहां रह गई? अखंडता और सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये है, अगर संविधान सभा इसी को, मतलब जो इस समय संविधान, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, अगर केवल प्रस्तावना को लागू कर दें तो इस देश में एकता, अखंडता, बंधुता
प्रेम, न्याय, सब कुछ हो जाएगा। किसी तरह का कोई भी सांप्रदायिक दंगा इस देश में कभी नहीं होगा साथियों, अगर हमारी ये जो है केवल ये लागू हो जाए तो। साथियों मैं ये जो है हमारे एक सम्मानित हैं मंडल अध्यक्ष रेलवे के, बड़ा अच्छा मुझे कैलेंडर लगा इसका। देखिए इनका जो इन्होंने कैलेंडर छपाया है, ये कैलेंडर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, शिक्षा व शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस पर फिर राष्ट्रपति ज्योतिबा फुले, क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा और साहूजी महाराज और बाबा साहब का इसमें जो है क्या है चित्र लगे हुए हैं। फिर इस पर संविधान, हमारे संविधान का उद्देश्य का, केवल उद्देश्य का है। इसमें आपका जो है संसद भवन ही बना हुआ है, जिस पर ये सांची का जो है वो इस पर अशोक पिलर भी लगा हुआ है, और ये बाबा साहब संविधान सौंपते हुए इसमें दिखाए गए हैं कि बाबा साहब संविधान सौंप रहे हैं। इसके बाद त्यौहार और छुट्टियां हैं, ये जो है छुट्टियां हैं, रेलवे वाली छुट्टियां हैं, और इसके बाद ये जो है हमारे अन्य छुट्टियां हैं। और इसमें जो अपने जो महापुरुष हैं, चाहे वो ज्योतिबा फूले हों, चाहे वो सावित्रीबाई फूले हों, रमाबाई अम्बेडकर हों, संत रविदास हों, बिरसा मुंडा हों, पेरियार हों, गाडगे हों, इन सब के जन्मदिन की डेट लिखी गई है बाकायदा। बड़ा अच्छा कैलेंडर लगा मुझे, और मुझे ये इन्होंने दिया हमारे आदरणीय जो है सर ने, तो इसको जो है मैंने रखा अपने पास। अब हम बात करते हैं आगे। तो ये था 22 जनवरी का इतिहास। आज के इतिहास पे आते हैं। 23 जनवरी को एक बहुत ही बड़े महान व्यक्ति का जन्म हुआ, और उस महान व्यक्ति का अगर साथ इस देश के लोगों ने दिया होता तो साथियों ये देश हमारा हो सकता है कि 1945 में या 1943 में आज़ाद हो गया होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज के जो वो थे, क्या नाम है, उद्घाटक करता थे, वो सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे नारे को लगाया, ऐसे सुभाष चंद्र बोस का की आज जयंती है। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने अपने बालकाल से ही अपने आप को साबित किया। जैसे उनके पिताजी चाहते थे कि ये बच्चा आईसीएस बने। उस समय आईसीएस, आईपीएस या आईएएस की परीक्षा नहीं होती थी, आईसीएस की परीक्षा होती थी। तो केवल 1 साल का समय रह गया उनके, जो मतलब उनकी उम्र के हिसाब से 1 साल का उनके पास समय था। कायस्थ परिवार से थे वो, लेकिन उन्होंने उसी 1 साल के समय में, जब उनके पिताजी ने कहा कि तुम आईसीएस बनो, मेरी इच्छा है, तो उन्होंने कहा मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। साथियों रात भर जागते रहे ये सोच के कि करूं ना करूं, करूं ना करूं। मन में बड़ा ही दुविधा रही उनकी, लेकिन लास्ट में उन्होंने डिसीजन लिया कि पिताजी के सामने अपने आप को साबित करना जरूरी है, वरना ये कहेंगे कि डर की वजह से तुमने आईसीएस की परीक्षा पास नहीं किया, आईसीएस परीक्षा तुमने नहीं दी। ये सोच के उन्होंने 1 साल तैयारी की जम के, और प्रमुख 4 बच्चों में अपना नाम दर्ज करवा लिया, आईसीएस की परीक्षा पास की अच्छे अंकों से। लेकिन नौकरी करना उनकी जिंदगी नहीं था, इसलिए नौकरी छोड़ दी। तमाम वो पदों पर रहे, यहाँ तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन गांधी जी उनके कार्य प्रणाली से सहमत नहीं थे, इसलिए उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया। और 1939 में, जिस कांग्रेस में कभी चुनाव नहीं हुए, और उस 1939 में पहली बार कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए वोट पड़ गई, चुनाव हो गया। वैसे सर्वसम्मति से होता था ये काम, निर्विरोध चुना जाता था कांग्रेस अध्यक्ष, लेकिन 1939 में पहली बार चुनाव हो गए गांधी जी के विरोध के कारण। गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना, और अन्य लोग चाहते थे सुभाष चंद्र बोस को जो है अध्यक्ष बनाना। खैर चुनाव लड़ा सुभाष चंद्र बोस ने, पट्टाभी सीतारामैया का समर्थन किया गांधी जी ने। गांधी जी के समर्थन के बावजूद पट्टाभी सीतारामैया हार गए। 203 वोटों से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए। लेकिन गांधी जी का विरोध फिर भी जारी रहा। उन्होंने कहा कि ये मेरे पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, मेरी व्यक्तिगत हार है, और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का विरोध जारी रखा। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, और सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठा के हम लोग इस देश को जल्दी आज़ाद करा सकते हैं, क्योंकि जो है ब्रिटिश सरकार है वो दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गई है, और वो दूसरा विश्व युद्ध लड़ रही है, हम इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी, और उनकी अपनी अलग योजना थी। इसी विरोध के चलते उन्हें
अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि लोगों का सहयोग नहीं मिला, साथियों का सहयोग नहीं मिला। गांधी जी का विरोध ज़्यादा उस पर हो गया, चरम सीमा चला गया, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। जैसे उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उन्होंने उनको उनके घर में नजरबंद कर लिया। खैर, वो 1941 में उस कैद से भेष बदलकर एक पठान का रूप लेकर भागे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के अपना वहाँ से निकल गए और बर्मा होते हुए जापान पहुँचे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को तैयार किया और जापान और जर्मनी में जो कैदी थे, भारतीय कैदी, उन कैदियों को उन्होंने बुलाया और उनकी एक जो है उन्होंने वो की, उनको इकट्ठा किया जेलों से बाहर निकाल के, और उन्होंने कहा, वहाँ उन कैदियों से उन्होंने कहा कि तुम लोग इस जेल में पड़े पड़े मर जाओगे, तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें इस कैद से आज़ाद करा सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम इतिहास पुरुष कहलाओगे, अपने देश की आज़ादी के लिए अपना खून दो। और तब उन्होंने ये नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन कैदियों से सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथियों, बाबा साहब से भी 2 बार मुलाकात का जिक्र आता है सुभाष चंद्र बोस का। जब सुभाष चंद्र बोस ने बाबा साहब से कहा कि भाई आप हमारा साथ देश की आज़ादी में दीजिए, तो बाबा साहब ने पूछा कि जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं वो भी आज़ादी की लड़ाई है, आप देश की लड़ाई लड़ रहे हो और मैं इस देश की 85% जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं, अंतर इतना है। आप 100% जनता की लड़ाई लड़ रहे हो और मैं 85% जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं। 100% जनता को तो आज़ादी मिलेगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर 85% जनता को अभी आज़ादी नहीं मिली तो फिर कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। आप मेरा इसमें साथ दीजिए कि पहले हम इस समस्या को सुलझा लें। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये आंतरिक समस्या है, इसको हम देश आज़ाद होने के बाद सुलझा लेंगे। बाबा साहब ने कहा कि अगर ये देश की आंतरिक समस्याएं अंदर के लोग सुलझा लेते तो 5000 सालों से एक वर्ग शिक्षा विहीन, अर्थविहीन और सम्मान विहीन नहीं रहता। ये साथियों बाबा साहब ने सुभाष चंद्र बोस से कहा। इसलिए इस समस्या को पहले सुलझाना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेज अपने शासनकाल में अगर हमें आज़ाद कर गए तो कर गए, इसके बाद हम कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। इसलिए दोनों को एक साथ काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि दोनों की विचारधारा में अंतर आ गया था। साथियों, इस देश के जो सत्ता है वो समरसता चाहती है और हमारे संविधान समता चाहता है। समता और समरसता में बड़ा अंतर है। समरसता का मतलब है कि जो ऊंच है वो ऊंच रहे और जो नीच है वो नीच रहे और आपस में मिलजुल के रहे। ऊंच वाला हमेशा नीच वाले के अपमान करता रहे, हमेशा वो शोषण झेलता रहे, लेकिन चलता मामला ऐसे ही रहे। समानता का मतलब है जो नीच वाला है वो नीचता खत्म हो जाए, उसकी ऊंच वाले की ऊंचता खत्म हो जाए और सब समान हो जाए। कोई भी जन्म से ऊंच ना हो, कोई भी जन्म से नीच ना हो। यह समानता कहती है, समता कहती है। तो इसी उद्देश्य को लेकर बाबा साहब ने जो है सुभाष चंद्र बोस से कहा, लेकिन ये बात उनकी नहीं मानी गई। फिर इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना के माध्यम से जापान और जर्मनियों से कैदी को रिहा करा के फौज बनाई और उन्होंने अंडमान निकोबार को जापान ने सुभाष चंद्र बोस को दे दिया और फिर वो अपनी वहाँ से मणिपुर और इम्फाल के जंगलों में होते उनको आज़ाद कराते हुए वर्मा, मणिपुर, इम्फाल को आज़ाद कराते हुए ये जो है आगे बढ़ते गए। लेकिन तभी क्या होता है कि जापान पर जो है 2 बम गिरा दी जाती हैं, जर्मनी सरेंडर करता है और इनको जो सहायता मिलनी थी वो सहायता नहीं मिल पाती है। 9 अगस्त 1945 को जापान पर बम गिराए जाते हैं, 9 अगस्त और 11 अगस्त को, और 18 अगस्त 1945 को ये बताया जाता है कि प्लेन क्रैश में इनका देहांत हो गया। हालांकि इनके परिवार वालों ने इसको नहीं माना, वो हमेशा उन तथ्यों को मांगते रहे, उन साक्ष्यों को मांगते रहे कि भाई बताइए कहाँ है हमारे इनकी मौत का कोई।
ऐसा कहा है कि वो रूस में जो है नज़रबंद कर दिए गए थे, लेकिन उसके भी कोई साक्ष्य नहीं मिले। उनकी मौत एक रहस्य बन के रह गई सुभाष चंद्र बोस की, इतने बड़े नेता की। जापान में उनकी जयंती हर्षोल्लास से मनाई जाती है, लेकिन भारत में उनकी जयंती नहीं मनाई जाती। हमारे मथुरा में तो एक स्कूल है सुभाष इंटर कॉलेज, उसमें तो उनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जयंती न मनाई जाती है और ना ही उनकी जयंती पर कोई छुट्टी की जाती है। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, कि इतने बड़े हमारे देश के दिग्गज नेता की, है ना, क्रांतिकारी की, आज़ाद हिंद फौज के, है ना, जो है संस्थापक की जयंती नहीं मनाई जाती। ये अपने आप में बहुत ही विचारणीय बिंदु है। खैर, उनको भारत रत्न भी दिया गया, लेकिन उनके परिवार ने ये कह के लौटा दिया कि इतना लेट सम्मान देने का कोई मतलब नहीं बनता है। 1989 के आसपास उनको 91 या 92 में दिया गया था, सब 1992 में दिया गया था उनको भारत रत्न, लेकिन उनके परिवार वालों ने उनको उसको लौटा दिया। साथियों, इस देश के उन लोगों को सम्मान मिलता ही नहीं है। बाबा साहब को भी भारत रत्न 1990 में दिया गया था, जब मान्यवर कांशीराम साहब ने ये शर्त रख दी सत्ता के सामने कि हम आपको सहयोग करेंगे, पर बाबा साहब को भारत रत्न देना होगा। तब जाके बीपी सिंह जी की सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न मिला। संविधान निर्माता, जिसने 85% जनता के लिए हक की लड़ाई लड़ी, उनको जो है भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में, जबकि 56 में उनकी मृत्यु हो गई। और उससे पहले तमाम ऐसे लोगों को भारत रत्न मिल गया जो जातिवादी थे, जिन्होंने अपना पूरी जिंदगी घृणा करते हुए लोगों से निकाल दी, जातिवाद करते हुए निकाल दी, उनको वो भारत रत्न मिल गया। और साथियों, आज भी मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने एक वर्ग, उस वर्ग को सत्ता पर बैठा दिया जो अछूत वर्ग कहलाता है, उसको सत्ता पर पहुंचा दिया, आज तक उनको भी भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। खैर, मैं इन्हीं सब बातों के साथ आज सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को लेके और आपके क्या नाम है 22 जनवरी के इतिहास को लेके आपके सामने आया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा आप। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और जो है शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए याद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत साथियों।